बच्चों, आज हमारे वीडियो का विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, ये सीबीएसई कक्षा 10 में आता है ये विषय। वैसे तो ये व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हर कक्षा में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको कक्षा 10 के लिए निश्चित किया है, तो कक्षा 10 में ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम वाक्य भेद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, सार्थक और व्यवस्थित। सार्थक यानी कि उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, और व्यवस्थित यानी कि वो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। ठीक है बेटा, तो वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब बच्चों, उद्देश्य और विधेय को भी जल्दी से समझ लेते हैं। उद्देश्य होता है हमारे वाक्य का कर्ता, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके विषय में बात की जा रही है या जो हमारे वाक्य में कार्य को करता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय के अंदर उद्देश्य के विषय में जो भी बात बताई जा रही है या जो भी कार्य उद्देश्य कर रहा है, वो सारा जो हिस्सा आता है वो विधेय के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम समझते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अब एक एक करके हम इनके विषय में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है बेटा, अब हम सरल वाक्य को जान लेते हैं। तो सरल वाक्य है जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब आप कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कई बार कई सारी क्रियाएं एक साथ आती हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि मुख्य क्रिया क्या होती है। ठीक है बेटा, तो सरल वाक्य की पहचान पहले ध्यान कर लीजिए कि जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, यानी कि जो कार्य को समाप्त करने वाली जो क्रिया है वो अगर एक ही है, तो उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। ये इसकी पहचान है। अब मुख्य क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? मुख्य क्रिया से वाक्य समाप्त होता है तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है। यानी कि जब तक मुख्य क्रिया वाक्य के अंदर नहीं आती है तो आपको लगता है कि अभी वाक्य अधूरा है, और मुख्य प्रक्रिया आ जाने के बाद ही आपको लगता है कि वाक्य हमारा पूर्ण हो गया है और समाप्त हो गया है। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। वह फुटबॉल खेला, यहाँ पर एक ही क्रिया है खेलना, और ये सरल वाक्य है। ठीक है, फिर है वह बाजार जाता था, यहाँ पर भी जाता था मुख्य क्रिया है और एक ही क्रिया है। बालक रो रो कर चुप हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रोना भी क्रिया है और चुप हो जाना भी क्रिया है, लेकिन बेटा यहाँ पर यह समझना है कि हमारा सेंटेंस किस क्रिया से खत्म हो रहा है। अगर मैं सिर्फ बोलूं बालक रो रो कर, क्या वाक्य पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि रो रो कर क्या हुआ, आगे एक प्रश्न अभी आपके मन में हमेशा रहेगा। जब तक आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता वाक्य पूरा नहीं होगा। तो बालक रो रो कर चुप हो गया। अब ये चुप हो गया जब यहाँ पर आया, चुप हो जाना क्रिया आई, तो हमारा सेंटेंस खत्म हो गया और हमारी वाक्य का अर्थ पूरा हुआ। इसलिए यहाँ पर चुप हो जाना मुख्य क्रिया है और रो रो कर ये पूर्वकालिक क्रिया है। कई तरह की क्रियाएं होती हैं, तो ये वाक्य को कुछ एक्स्ट्रा बड़ा करने के लिए या कुछ और स्पेशल भाव को दिखाने के लिए क्रिया के कई सारे रूप वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मुख्य क्रिया एक ही है तो फिर वहां पर आपका वाक्य सरल वाक्य होता है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अच्छा, होता है, तो यहाँ पर भी सफल होना एक ही क्रिया है
तो ये सभी वाक्य जो हैं सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा हमारा जो बेटा वाक्य भेद है वो है संयुक्त वाक्य। अब इसके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। संयुक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और युक्त। सम यानी बराबर मात्रा में, युक्त माने जुड़ा हुआ। जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य, सरल वाक्य जब होते हैं, जब दो या दो से सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, बच्चों जब एक वाक्य के कई टुकड़े हैं तो वहां पर उपवाक्य उसको प्रयोग किया जाएगा। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है बच्चों, इनको आप इंग्लिश में कंजंक्शन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि और, इसलिए, वरना, या, ये सारे जो शब्द हैं तो ये सभी शब्द संयोजक कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक यानी कि समूह बनाने वाले जो अव्यय शब्द कहलाते हैं, इनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कुछ उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 1 है, रात हुई और तारे निकले। ठीक है। अब यहाँ पर रात हुई हमारा एक वाक्य है जिसमें पूरा एक अर्थ निकल रहा है। दूसरा वाक्य है तारे निकले। अब इन दोनों उपवाक्यों को हमने और एक समुच्चय बोधक का प्रयोग करके जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। देखिए रात हुई पूरा अर्थ आ रहा है इसका, तारे निकले इसका भी पूरा अर्थ आ रहा है, और इन दो सरल वाक्यों को जोड़कर हमने जब एक साथ बोल दिया रात हुई और तारे निकले, तो यहाँ पर ये हो गया संयुक्त वाक्य। जैसा कि आपको बताया गया, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े होते हैं तब वो संयुक्त कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है, मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी देखिए मोहन बीमार है, यहाँ तक एक पूरा सरल वाक्य है जिसका पूरा अर्थ है। ठीक है। अभी इसलिए जो है ये एक समुच्चय बोधक है, इसको अगर हटा दें तो वाक्य बचता है आ नहीं सका। ठीक है। इसका भी पूरा अर्थ है। तो यहाँ पर ये दो सरल वाक्य हैं जिनको जोड़कर एक साथ कर दिया गया है, और इसलिए यहाँ पर एक समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य हो गया। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी जब एक ही कर्ता हमारे दोनों क्रियाओं को कर रहा होता है तो हम उसको सिर्फ स्टार्टिंग में, शुरू में लिखकर दूसरी जगह उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं बच्चों या मिश्रित वाक्य बनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि प्रयास की थोड़ी कमी या समय की थोड़ी कमी, कम समय में हम ज्यादा बात कह सकें, इसीलिए हम संयुक्त या मिश्रित तरह के वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोहन बीमार है और मोहन आ नहीं सका या वह आ नहीं सका, ये दो वाक्य थे। इन दोनों वाक्यों के बीच में हमने इसलिए एक संयोजक लगाया और पूरा वाक्य लिख दिया। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। तीसरा उदाहरण है, उसने समझाया था। ये पूरा वाक्य है। मैं नहीं समझा, ये भी एक पूरा वाक्य है। अब इन दो सरल वाक्यों को हमने परंतु एक समुच्चय बोधक प्रयोग करके जोड़ दिया, तो अब ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण है, तुम पढ़ लो। सीधा सीधा एक सरल वाक्य है। टीवी देख लो, ये भी एक सरल वाक्य है। अब इन दोनों को हमने या एक समुच्चय बोधक लिया और या से इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो जब दो पूरे वाक्य कंप्लीट सेंटेंसेस जो दो समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे तब वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। अगला है, हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। अब इस वरना को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं तो ये हवा चल पड़ी एक पूरा वाक्य है, जीना कठिन हो जाता ये भी एक पूरा वाक्य है। अब ये दो सरल वाक्यों को हमने एक समुच्चय बोधक वरना से जोड़ दिया। बच्चों समुच्चय बोधक का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, वे सभी शब्द जो दो वाक्यों को, दो क्रियाओं को, दो कर्ताओं को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब आता है मिश्रित वाक्य। अब बच्चों मिश्रित, देखिए जब आप शब्दों को समझना शुरू करेंगे
तो पूरा टॉपिक आपके सामने अपने आप क्लियर हो जाएगा। मिश्रित का अर्थ ही होता है मिला हुआ। जिस तरीके से दूध में शक्कर को मिला दिया जाता है, इसी तरीके से जैसे संयुक्त वाक्य में क्या था, आप अगर संयोजक को हटा देते तो आप दोनों वाक्यों को अलग अलग पहचान सकते थे। ठीक है, दोनों वाक्य अलग अलग अपना पूरा अर्थ रखते हैं और सिर्फ संयोजक से जुड़े होते हैं। लेकिन मिश्रित में ये दोनों ही वाक्य एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है, मिश्रित इसके नाम से पता ही चलता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और एक को अलग करने पर दूसरा जो है अधूरा हो जाता है, दूसरे का अर्थ आधा रह जाता है, वहां पे अर्थ पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, बच्चे दो उपवाक्य भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा उपवाक्यों को भी जोड़कर मिश्रित बनाया जा सकता है, तथा एक उपवाक्य प्रधान व अन्य उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करता है। अब उन दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य का तो आपको मेन होगा, जो एग्जैक्ट जो सेंटेंस आपका होगा, और दूसरा उपवाक्य उस पहले वाले को पूरा अर्थ पूरा करने के लिए उसका यूज होगा। ठीक है, अब वहां मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं। बच्चों, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिश्र वाक्य भी बोला जा सकता है, मिश्रित भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से इतना क्लियर नहीं होता जितना एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल 1 है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस को आधा बोलते, जैसे हमने संयुक्त को आधा बोल के देखा, मगर वहां कोई अर्थ में कमी नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, मालिक ने कहा कि, अगर मैं की पर सेंटेंस को छोड़ देती हूँ तो एक प्रश्न मन के अंदर आ जाता है कि क्या मतलब क्या कहा, ये आपके अंदर से अपने आप आएगा, आपको लगेगा कि सेंटेंस अभी पूरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब अगला सेंटेंस बोला कल छुट्टी होगी, तब जाके सेंस इसका कंप्लीट हुआ कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। तो ये जो है कल छुट्टी होगी, ये उपवाक्य है और ये हमारा प्रधान वाक्य है। ठीक है, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के अर्थ को पूरा करने के लिए जरूरी है। अगला उदाहरण देखते हैं, हिरण ही एक ऐसा पशु है जो, अगर जो तक बोलकर सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो हिरण ही एक ऐसा पशु है जो, अगर इतना छोड़ा जाएगा तो आपके मन में प्रश्न आएगा, जो मतलब क्या, हिरण के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं। आगे का सेंटेंस इस सेंटेंस को ही कंप्लीट करता है, इसके अर्थ को, जो कुलाचे भरता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है, जब मैं घर पहुंचा तब, अगर इतना बोलकर छोड़ दिया जाए जब मैं घर पहुंचा, तो एक प्रश्न रह जाता है, तब क्या हुआ भाई, तो तब वर्षा हो रही थी। ये उपवाक्य इसमें जुड़कर ही इस अर्थ को पूरा करता है। ठीक है, फिर आ जाता है अगला उदाहरण, ज्यों ही मैं वापस आया, क्या हुआ, आधा, अगर हम इसको आधा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूरा नहीं हो पाता है, और उस अर्थ को पूरा करने के लिए हमें उपवाक्य की आवश्यकता होती ही है, इसीलिए ये मिश्रित है, इसको आप आधा नहीं बोल सकते। ज्यों ही मैं वापस आया, कॉमा, खेल शुरू हो गया, जैसे ही मैं वापस आया खेल शुरू हो गया। अगला है, क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ा, फिर अगर इतना छोड़ देते तो पढ़ा तो क्या हुआ, तो इसलिए आंखें गंवा बैठा। ठीक है बेटा, अब एक बार पूरा दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया एक ही होती है, और मुख्य क्रिया वो क्रिया होती है जिससे वाक्य समाप्त होता है, वाक्य के अर्थ को पूर्णता मिलती है। ठीक है, फिर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी भी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और इनमें से अगर समुच्चय बोधक को हटा दिया जाए तो दोनों वाक्यों को अलग अलग बहुत सुविधा से पढ़ा जा सकता है। फिर आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक वाक्य को दूसरे वाक्य की आवश्यकता होती है, और इनको आधा पढ़ने पर अपने आप से मन में एक प्रश्न रह जाता है, आपको अंदर से ही लगेगा कि नहीं, अभी वाक्य पूरा
नहीं हुआ है और जब आप उसका उपवाक्य साथ में बोल लेंगे तभी आपको सेंटेंस कंप्लीट लगेगा। शॉर्ट में एक आपको पहचान भी बता देती हूँ। देखिए बेटा, सरल वाक्य के अंदर कहीं कोई कॉमा या फिर कोई समुच्चय बोधक, कोई संयोजक नहीं आता है। ठीक है, वो एक बार में पूरा वाक्य लिखा होगा और लास्ट में पूर्ण विराम लगा होगा। जब आप संयुक्त वाक्य को पढ़ेंगे तो संयुक्त वाक्य के बीच में आपको एक संयोजक मिलेगा। एक संयोजक, जैसे कि वरना, यदि, या, और, जैसे इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में हम दो संयोजक या फिर एक संयोजक के साथ एक कॉमा प्रयुक्त करते हैं। कैसे? उदाहरण यहाँ सामने लिखे हुए हैं। जैसे ये है, मालिक ने कहा कि, यहाँ पर की एक संयोजक है। ठीक है, की के साथ हमने कॉमा लगाया है। दूसरा, हिरण ही एक ऐसा पशु है जो, कॉमा और जो। ठीक है, अगला है जब मैं घर पहुंचा तब। तो यहाँ पर ये जब और तब ये संयोजक ही हैं और ये जोड़े में आते हैं। इस तरह के संयोजक तो जोड़े में आने वाला तो श्योर आप समझ ही जाइएगा कि हाँ यहाँ पर मिश्रित ही है। जैसे ज्यों ही, कॉमा। अब यहाँ पे ज्यों ही लिखा हुआ है, एक संयोजक है, बीच में कॉमा लगा दिया तो एक संयोजक और एक कॉमा आ सकता है। दो संयोजक आ सकते हैं, एक शुरू में और एक बीच में, या फिर बीच में ही एक संयोजक और एक कॉमा आ सकता है। ठीक है, जैसे ये है, क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ा इसलिए। अब क्योंकि और इसलिए ये दोनों समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, तो ये तीनों की पहचान हो गई। आशा है अब आप रचना के आधार पर वाक्य भेदों को पहचान जरूर लेंगे। तो बच्चों, बोर्ड में दो तरह के प्रश्न आते हैं वाक्य भेद से भी। एक आपको सेंटेंसेस लिख के दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन सा वाक्य भेद है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। इतना आप आज की वीडियो देखकर समझ गए होंगे। और इसके बाद वाक्य परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्रित बनाना या मिश्रित से वापस सरल या संयुक्त बनाना, ये हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।